नमस्कार, मैं आनंद सिंह असवाल, प्रोड्यूसर ईएमएमआरसी मीडिया सेंटर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय। आप समस्त स्टूडेंट्स का डिजिटल एजुकेशन और स्वयं पर केंद्रित इस एक दिवसीय संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सुधीजनों, आज हम सभी एक ऐसे युग के साक्षी हैं जहां तकनीकी क्रांति ने शिक्षा की परिभाषा, पहुंच और स्वरूप तीनों को बदल दिया है। यह बदलाव केवल तकनीक का विस्तार मात्र नहीं है, बल्कि ज्ञान को लोकतांत्रिक, सर्वसुलभ, सर्वग्राह्य बनाने की एक सशक्त प्रक्रिया है। आज के इस डिजिटल युग में शिक्षा अब सीमित कक्षाओं, समय सारणियों और भौगोलिक सीमाओं तक बंधी नहीं रही, बल्कि वो हर हाथ में, हर समय और हर स्थान पर उपलब्ध हो रही है। इसी युगांतकारी परिदृश्य में डिजिटल एजुकेशन स्वयं, मूक्स और OERs एक नई शैक्षणिक संस्कृति का निर्माण कर रहे हैं। यह संस्कृति उच्च गुणवत्तापूर्ण, सर्वसुलभ और समावेशी शिक्षा को सुनिश्चित करती है, जहां एक शिक्षक और एक शिक्षार्थी आजीवन सीखने सिखाने की यात्रा में साथ साथ आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया की संकल्पना केवल डिजिटल अवसंरचना तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका मूल उद्देश्य है सर्वसुलभ ज्ञान, सशक्त भारत। डिजिटल इंडिया के इस स्वप्न को साकार करने में स्वयं जैसे राष्ट्रीय मंच, मूक्स और OER जैसे मुक्त व साझा शैक्षणिक संसाधन शिक्षा को अधिक लोकतांत्रिक, किफायती और प्रभावी बना रहे हैं। ये पहल न केवल ज्ञान अर्जन के नए अवसर बढ़ा रही है, बल्कि शिक्षण प्रशिक्षण की गुणवत्ता, पहुंच और नवाचार को भी नई दिशा दे रही है। आज का हमारा ये सेमिनार इसी व्यापक दृष्टि का समालोचन है, जिस पर हमें डिजिटल शिक्षा की संभावनाओं, चुनौतियों और अवसरों पर आज के हमारे विषय विशेषज्ञ वक्ता संबोधित करेंगे। श्रोताओं, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आज का यह सत्र हमें डिजिटल भारत के स्वप्न को डिजिटल एजुकेशन और स्वयं के माध्यम से साकार करने के लिए प्रेरित करेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार पाढ़ी सर, एसोसिएट डायरेक्टर EMMRC मीडिया सेंटर BBAU को स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर महेंद्र कुमार पाढ़ी सर, प्लीज स्वागत उद्बोधन से। नमस्कार। बहुत ही Your participants, your students, business scholars, and media persons. With a very honest, I extend a warm welcome to all the participants, the dignitaries on the dais, on the dais. The participants who are already participating, join us for online. Those who are waiting also, with the need, I extend a warm welcome to the one-day seminar on the right, digital education and school. I think it is a privilege in welcoming and introducing our communities. Those who are on the right, those who provide our honor by sponsor of the last people who are the first dynamic leadership and the stewardship is very good. Standing next to the national mainstream. So we are very much thankful on behalf of the center as well as saying from the University of that should say the renowned ministry provide discussion and export the case of God and export the field of the education. There's a learning. The present has put
especially is put as a target in the educational model that is sustainable to Qatar. We took this assignment. He was assigning the HR in IIT on the future leadership of India education system, the media center in all the country. College due to this level and dynamic education and physical conditions in the field of digital products. बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं स्वागत उद्बोधन के बाद प्रोफेसर यूवी किरण मैम, कोऑर्डिनेटर स्वयं सेल बीबीएयू से निवेदन करूंगा कि मैम आप आज के सत्र का समेकित विवरण ओवरव्यू प्रदान करने की कृपा करें। मैम। Speaker of today's program is Representing Director MMRC Kolkata, Professor Gopal Singh, Director MMRC Lucknow, Professor M.K. Pali, State Director MMRC, deans of various schools, heads of the departments, faculty members, mentors, and dear students, and all the faculty of the media center, and all who are cooperating with us in conducting this program. It is my pleasure to welcome you all to the seminar on digital education and smiling. We are witnessing a remarkably transformation in education today, where traditional classroom models are fading and digital learning is opening new doors of flexibility, inclusivity, and accessibility to all. So, in India, this mission has brought into life through Smile, an innovative initiative by the Government of India that embodies the principles of access, equity, and quality in the education. Smile offers free online courses created by some of the best educators in the country, spanning from school to professional levels, allowing learners to gain knowledge and earn university-recognized credits. So this seminar aims to guide our faculty members through step-by-step approach of the basic and subjective courses which are speakers who is very versed, will be orienting our faculty members in preparation of our new courses and proposals. And along with it, we also want to explore strategies to boost student enrollment in SWILE courses, which will focus on transformative role of technology in teaching and learning. SWILE's efforts to bridge the digital divide and promote inclusive education in terms of global education. So let us use the opportunity to engage in meaningful discussions on how platforms like SWILE or not-just education approach, but are the catalysts in creating more empowered, knowledgeable, and connected society. Here I am really very happy to inform you that there are more than 300 registrations for the conference, but the limit of Google Meet, we could allow only 2 participants over here. We will be sharing all the material recorded material with all the participants who have registered on the SWILE platform. So, and I also would like to keep a note of special thanks to our vice chancellor, who each and every step guided us, inspired us, and actually he has a vision of more and more good courses being offered from our media centers by our faculty members, and also he feels that more and more students of our university will be enrolled in SWILE courses. So he and I look forward to that inspire more इससे खोजिएगा अटेंडेंस लगाते रहेंगे स्क्रीनशॉट से। धन्यवाद मैम। अब कार्यक्रम के इस संक्षिप्त सिंहावलोकन के बाद अब सत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे आज के इस संगोष्ठी के मुख्य वक्ता, हमारे आज के आमंत्रित विषय विशेषज्ञ डॉक्टर रक्षक जैन सर, डायरेक्टर एमएमआरसी कोलकाता से सविनय आग्रह करता हूं कि सर आज के सेमिनार के इस विषय संबंधी अपने ज्ञान प्रकाश से इस सत्र को आलोकित करें और हम सभी की ज्ञान अभिवृद्धि करें। रक्षक जैन सर। Thank you, Anand ji, for nice introduction, for putting nice words in my introduction, I can say. And I would like to thank Professor Gopal sir
Kiran, Professor Kiran ma'am, Professor Badi sir for inviting me in this one-day seminar on OER and MOOCs. And I am really honored to be here before this August gathering of teaching fraternity to discuss about OER. And so this is visible to you, my slide. Yes, sir. It's visible. So basically, instead of lecturing, I would like to create an interactive session where we all can learn from each other in a collaborative learning environment. Because you're all teachers and you have expertise in your matter or subject area. So today we will try to explore how we can bring your expertise to larger public domain with the help of OER and MOOCs, correct? So before starting my session, I would like to know why we need OER and MOOC. Please tell me. OER and MOOCs की जरूरत क्यों है हमें? हाँ बताइए. जैसा कि मैंने कहा कि मैं चाहता हूं कि ये सेशन इंटरेक्टिव हो, रादर वन वे काइंड ऑफ टीचर सेट. Some users are unable to get in. Okay. अभी भी कुछ लोग बच रहे हैं आने के लिए. I think we have enough participants, 95, and we have capacity of 100. I think nobody has left. Anyway, so हमें OERs या MOOCs जैसे कॉन्सेप्ट की जरूरत क्या है या उनके एप्लीकेशंस की जरूरत क्यों है, बताइए. Okay. So you want this interaction to be teacher centric? सर लो कॉस्ट में हमें बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है और हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी हम पढ़ाई कर सकते हैं जहाँ पे हमें मतलब कोई बैरियर नहीं होगा. इक्विटी मतलब इक्वालिटी भी रहती है, प्रमोट होता है इक्विटी. एंड सही. हाँ सर काफी अच्छा पॉइंट नदिता जी ने बताया. हाँ, कोई और भी अगर इसमें कोई प्रकाश डालना चाहे तो. सर देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि अपने सब्जेक्ट एक्सपर्टीज में ना पढ़ के वो नए सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करना चाहिए. आई बिलीव जो MOOCs या फिर और ये हमारे एजुकेशनल रिसोर्सेज है उनको काफी हेल्प करते हैं अपने करियर को डिसाइड करने में. राइट, वी कैन अंडरस्टैंड. Great. So you are talking from the perspective of students. यस. तो टीचर के पर्सपेक्टिव से क्या हो सकता है? आप सौम्या जी, आप यहाँ फैकल्टी है या रिसर्च स्कॉलर है? जी सर, मैं यहाँ पे रिसोर्स पर्सन हूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. जी सर, टीचर्स के पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है काफी कुछ अच्छा. यू नो दे कैन एक्सप्लोर, ज्वाइनिंग हो रही है और उनको रीच भी मिल सकती है काफी. 100 हो गए क्या पूरे? एंड बहुत लोग की एक्सप्लेनेशन का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है. क्लासरूम टीचिंग में हम थोड़ा बन जाते हैं, बट व्हेन इन MOOCs वी कैन एक्सप्लोर मोर एंड ऑनलाइन इंटरैक्टिव सेशंस के बेसिस पे या इंटरैक्टिव वीडियोस के थ्रू हम अपनी चीजों को अच्छे से एक्सप्लोर एक्सटेंड कर सकते हैं. काफी अच्छे पॉइंट्स हैं. बेसिकली हमारे पास 3 एस्पेक्ट्स हैं. एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से हो सकता है कि when we look at our student, we find that their media habits, study habits, styles are changing towards digital. So they also want to learn the digital way of the traditional way of teaching. So we should not be open for traditional way of teaching only. We should also adopt digital mode of learning or teaching in our traditional teaching. So that is one of the mandates of NAP 2020 to incorporate ICT technology in education party. So this is one aspect. And दूसरा निवेदिता जी ने बताया कि फ्लेक्सिबिलिटी है, ऑटोनॉमी है लर्नर्स को, तो इंटरेक्टिविटी है, तो वो अपने हिसाब से अपनी जरूरत के हिसाब से कहीं पर भी वो सीख सकते हैं. तो स्टूडेंट के हिसाब से ये काफी अच्छा हो गया. और स्टूडेंट की क्योंकि हमें ये समझना होगा कि उनकी लर्निंग स्टाइल, खाली गोपाल सर का ही वोट ऑफ थैंक्स ही बचा. डिजिटल जो भी माध्यम है शिक्षा संप्रेषण के, उनको भी अपनी
जो हमारे परंपरा जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग उसमें इंक्लूड करना होगा. So this is need of the hour, you can say. And अगर फैकल्टी और इंस्टीट्यूट के हिसाब से देखें तो फैकल्टी को अगर वो एक मूक ऑफर करते हैं तो उनको फंडिंग मिलती है, उनका एपीआई स्कोर बढ़ता है. और इंस्टीट्यूट के लिए नैक जब विजिट करती है तो वहाँ ये डिजिटल एजुकेशन में कितना आपने कंट्रीब्यूट किया उसे मैं भी कह रहा हूँ उनका खाली थैंक्स बचा है. पार्टी So सरकार this निकल is गया, we can लड़ना say निकल we गया, are in मेरे को win-win situation if we are offering more and more MOOCs from our अरे तो कम से अच्छे से from वोटर teacher थैंक्स तो लगाए. side, from institution और university side, और इनसे वोटर बेनिफिशियरी कम से कम. स्टूडेंट भी रहेंगे, टीचर्स भी होंगे और इंस्टीट्यूट भी होगा. So this is why we need to understand that we need to develop more MOOCs and we need to adopt or we need to adopt the UGC Swayam regulation 2021 in our industry. So let us move forward. So for these are my discussion points, and you must be knowing some of the points listed over here. So you can always skip basically which point you want to cover or which point you want to skip. Just let me know, so I will go accordingly. So first we will try to understand what is e-learning, OER, and how they are different from each other. Then we will try to understand pedagogical aspect for the development of OERs and MOOCs. And we will try to touch upon some theories and learning concepts, although we do not have much time, but we will try. Then we will try to discuss our education system and what are the initiatives we have made in the area of OER and MOOCs from the government side. So we will discuss that. Then what kind of ID models we can apply in the development of OER. We will try to see that. Then we will try to see the structure of MOOC, workflow of MOOC, and what are the creative methods we have for the creating content for, and what are the authoring tools we have for developing our OERs, and this is what we are going to discuss. So before going ahead, again I would like to know one thing: what is required to be a good teacher? बिजी हैं. एक अच्छा टीचर बनने के लिए क्या जरूरी है? उसके बाद हम अपना एक बैकग्राउंड सेट करते हैं लेक्चर का या लेक्चर ही डिस्कशन का. उसके बाद फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं. बताइए, अभी तो मुझे दो लोग ही दिख रहे हैं, सौम्या जी और नंदिता जी. उसके अलावा भी जो लोग हैं बताएं, जो टीचर्स हैं, कि एक अच्छा टीचर बनने के लिए क्या जरूरी है. सर सब्जेक्ट नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए एंड एडेप्टेबिलिटी मुझे लगता है होना चाहिए. मतलब जिस तरीके से चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, टीचर्स को भी नए नए तरीके से पढ़ाना मतलब पढ़ाया जा सकता है. क्रिएटिविटी होना चाहिए और सबसे जरूरी आई थिंक पैशन होना चाहिए टीचिंग को लेके. ये चीज होनी चाहिए. तो ये काफी अच्छा पॉइंट है. और भी कोई पॉइंट और कोई क्वालिटीज जो टीचर्स एक अच्छा टीचर बनने के लिए होनी चाहिए, या क्या प्रीरिक्विजिट है एक अच्छा टीचर के लिए आज के समय में? We need to be patient and we need to be adaptable to the newest technology and हम लोगों को जो भी लेटेस्ट चीजें हैं उनसे अपडेट रहने की कोशिश करनी चाहिए और इंटेंट होना चाहिए सबसे बेस्ट. तो इंटेंट, यस. So correct, I think अभी इसको यही आगे बढ़ाते हैं. तो काफी नंदिता जी ने और सौम्या जी ने दो चीजें रखी और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कंटेंट का नॉलेज होना चाहिए apart from communication and other things, other characteristics and qualities they have basically put forward. So basically we had very famous educationist Sulman, and he was not agree with this assumption that one should have content knowledge to become a good teacher. So according to Sulman, one should have pedagogical knowledge along with content knowledge for becoming a good teacher. Correct? So he has given PAC framework, PCK framework. Sulman has given this PAC framework or PCK framework for a good teacher.
in the beginning of 21st century, this framework given by Sullivan was not serving its purpose, particularly the era of digital education. So, another educational thinkers, Misra and Kohler, they have extended this PCK framework into TPAC framework. So, according to them, this PAC framework is not serving its purpose in this digital era of education. And along with pedagogical knowledge, content knowledge, one should have the knowledge of technology, as Soumyaji has said. So, if you want to survive in this era of digital education, you need to follow this TPAC framework given by Misra and Kohler the beginning of this 20th century. So, you need to incorporate technological knowledge and pedagogical knowledge in your content knowledge. So today we will try to go ahead within the scope of this TPAC framework. Content knowledge आपका domain है. I will not discuss about that. We will try to discuss something about pedagogical knowledge, how we can incorporate pedagogical knowledge into your content knowledge for making these moves effective. And then under technological domain, we will try to understand some technological transformation we have, and we will try to incorporate those transformation and tools, bring tools technology in our MOOC development. So this is how we will go about. So let us try, before going ahead, let us try to understand what is e-learning. So e-learning is, in simple term, we can say electronic learning. So e-learning is a concept basically, and when we apply this concept to cater different learning needs with the help of different technologies, we got different e-learning applications. You can see here. E-content is one of the learning applications, we can say. Then learning objects and web-based lectures, cyber and virtual reality, then multimedia-based interactive tutorials, then OER, open educational resources, then open courseware, then massive open online courses, then OTL and RT, remote teaching, online teaching learning. So these are all different e-learning applications, we can say. And you can see here in the circle, we have different notions for e-learning. You can call it technology-based learning, technology-enhanced learning, technology-related learning, technology-enabled learning. When these are different technologies under ICT, with the help of this technology, we can develop different OERs and e-learning. Then these are different notions or forms of e-learning: online learning, network learning, web-based learning, digital learning, virtual learning, mobile learning, and so on. And these are on the outer circle. You can see these are different learning concepts normally associated with OERs and बताएगा कि और कॉल्स आ रही हैं, वो नहीं मार एंड सक्सेस हो गया इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट उनका है, किरण मैम का है, जो जितने उन्होंने मेंटर्स बनाए हर डिपार्टमेंट, हर विभाग से, हर डीन उसको बाकी तो सबने एजुकेटर्स में ज्वाइन किया ही। आपको एक क्लैरिटी हुई ई लर्निंग क्या है, उससे कितने एप्लीकेशंस हैं, क्या कॉन्सेप्ट है? So let us move ahead. So try to understand what is the difference between OER and different e-learning applications. So on right hand side you can see different e-learning applications. Suppose let us take the example of e-content. What is e-content? Please tell me what is e-content. Okay, e-content is nothing but simply transferring of any content to digital or electronic. So suppose I am delivering this lecture. So this can be one of the this can be taken as e-content. Or suppose you have one book and you have created e-book, that can be one. That can be an e-content. Okay. So let us try to understand difference between OER and e-learning applications. You can see here different e-learning applications, and here you can see open educational resources. Correct. So
When we talk about different e-learning applications, so actually we are discussing or we are referring to commercialization in education. And when we use these e-learning applications for the open education or free education, so these e-learning applications will become OER. Okay. So by default, all the OERs will be e-learning applications, but all the e-learning applications will not be OER until they pass through some open licensing. So एक OER का एग्जाम्पल बताइए जो आप लोग को मालूम भी होगा और आप यूज भी करते हैं. एक OER का एग्जाम्पल बताएं. Sir, from the IGNOU, the content of the IGNOU, that is an open educational resource. ओके, और भी अच्छा एग्जाम्पल बताइए. अच्छा, OER के बारे में पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ, then I think you will be able to connect it. So any content which is freely accessible and openly licensed for use, reuse, revise, remix, and redistribute. Correct. Suppose I am delivering this lecture and you will not be allowed to use it freely. You cannot edit it, revise it, define it, and redistribute it. Suppose you are not allowed to do all these things, and I imposed all these limitations with my this video lecture. So this will remain e-content or video lecture. This will not become the OER. When I lift all these limitations, then it will become OER. Correct? From YouTube, I believe. YouTube कह सकते हैं. और बताइए, आप लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं एक पर्टिकुलर OER है जिसको आप यूज करते हैं, जो परफेक्ट एग्जांपल है OER का. Then Wikipedia. विकिपीडिया. करेक्ट. तो विकिपीडिया में आप क्या क्या कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग सर. सर ओपन एक्सेस पेपर्स भी आएंगे क्या OER में? ओपन एक्सेस पेपर नहीं आएंगे. बेसिकली मैंने बताया आपको कि आप क्या क्या कर. एक परफेक्ट एग्जांपल OER का ये है, विकिपीडिया इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ OER. ओके सर. आप क्या But this is not a very reliable source, so sir. हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ. Editable, we can't rely Wikipedia. करेक्ट. इसीलिए तो OER में जब आप कंप्लीटली फ्री कर देते हैं, बेसिकली वी हैव 6 क्लासिफिकेशन अंडर OER. क्रिएटिव कॉमन्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने. लाइसेंसिंग, ओपन लाइसेंसिंग जो है ना. तो कितना हम ओपननेस दे रहे हैं. विकिपीडिया ने कंप्लीट ओपननेस दे दी है. वन कैन कम एंड एडिट द कंटेंट एंड देन अपलोड इट. सो हमें नहीं मालूम कि कौन आके उसको एडिट कर रहा है, क्या वो रिलायबल सोर्स है, क्या वो जो एडिट हो रहा है वो करेक्ट हो रहा है, जो रीअपलोड हो रहा है वो करेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो वो कोलैबोरेशन में हमारा कोई फिल्टर नहीं है. करेक्ट. इसलिए विकिपीडिया रिलायबल सोर्स ऑफ साइटेशन नहीं माना जाता. इसलिए हम रिसर्च को साइट नहीं करते हैं. दैट इज द प्रॉब्लम विद OER. अगर हम उसको कंप्लीटली ओपन कर देंगे सो वो रिलायबिलिटी उसकी शायद ना रहे. सो इसीलिए उसमें डिफरेंट क्लासिफिकेशन है अंडर ओपन लाइसेंस, कितना आप ओपन करना चाहते हैं. तो सिंपली वी कैन अंडरस्टैंड इफ एनी मटेरियल which is openly accessible and openly licensed, that can be considered as OER. तो जितने भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं, जैसे अंडर एनएमई ICT या मूव या आप इग्नो का एग्जांपल लिया, जो फ्रीली अवेलेबल हैं, दैट कैन बी कंसीडर्ड एज OER. पर इसमें भी अभी मतलब डिबेट है कि OER होंगे या नहीं होंगे. पर एक जो जनरल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है, जो भी कंटेंट डेवलप किए हैं या जो भी ICT बेस्ड इनिशिएटिव है डिजिटल एजुकेशन के क्षेत्र में हमारे भारत सरकार के द्वारा या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, वो सारे आप OER में कंसीडर कर सकते हैं. क्योंकि उसको आप अपने टीचिंग में यूज कर सकते हैं, फ्लिप्ड वे में यूज कर सकते हैं, ब्लेंडेड क्लासरूम सेटिंग में यूज कर सकते हैं. करेक्ट. सो आप देख सकते हैं इधर कि हमने इसीलिए ओपन कोर्सवेयर और जो आपका MOOCs है
उनको हमने दोनों तरफ रखा है, ई लर्निंग भी है और OER भी है, बिकॉज ऑफ दिस डिबेट। करेक्ट। सो क्रिएटिव कॉमन्स में आप कितना आप ओपननेस देना चाहते हैं अपने कंटेंट को, दैट यू हैव टू डिसाइड एंड अकॉर्डिंगली यू कैन पुट दैट पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ क्रिएटिव कॉमन्स CC if you want to make your content OER. Otherwise this will remain e-content or e-learning applications. Okay, is there any confusion regarding OER and different e-learning applications? इसमें कोई और बात अब ये क्लैरिटी है आपको कि कोई अगर OER बोले, ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज बोले, तो आप समझ जाएंगे कि क्या है, और ई-लर्निंग एप्लीकेशंस की बात करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। करेक्ट। सर OER के विकिपीडिया और YouTube कंटेंट के अलावा और कोई एग्जांपल हो सकता है? इग्नू के अलावा 3 तो है। हाँ, नहीं, बेसिकली एनी कंटेंट व्हिच इज फ्रीली एक्सेसिबल कैन कंसीडर एज, तो जैसे YouTube को वी कैन कंसीडर बट वी कैन नॉट यूज इट यस सर, है ना, फ्रीली, दैट इज फ्रीली एक्सेसिबल ओनली, बट आप उसको फ्री यूज कर पा रहे हैं क्या? क्योंकि किसी ने कॉपीराइट लगा रखा है, किसी ने मोस्टली कॉपीराइट अगर कॉपीराइट है मटेरियल तो फिर वो OER नहीं होगा, यस है ना। दैट इज द सिंपल अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दिस थिंग, कि whether some content is OER or not. So just you need to go and see whether it is copyright material or creative common material. ठीक है, अगर आपने कोई बुक अगर पब्लिश की है तो अगर आप उसको कॉपीराइट कर देंगे तो वो OER में नहीं आएगा, पर अगर आपने उसको क्रिएटिव कॉमन्स कैटेगरी में कर दिया तो OER कैटेगरी में आ जाएगा। So that you have to decide whether where you want to place this content. Clarity है मैम, प्रियंका मैम? सर कंप्लीटली क्लियर है, थैंक यू सर। ठीक ठीक, ओके। So let us go ahead. So what we basically we have two concepts you can see here. One is open courseware. This was started by MIT in 2002. Then we have massive open online courses which was started in 2008. So MIT ने क्या किया था अपने जो अपने बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए, कि अगर आपको क्लासरूम में नहीं आना है तो मत आइए, हम वीडियो कैमरा क्लासरूम में लगे हुए हैं, हम उसको रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे वेबसाइट पर और स्ट्रीम भी कर देंगे, तो अपने हॉस्टल में आप बैठ के देख सकते हैं। जब उन्होंने पूरा कंटेंट सारा इकट्ठा कर लिया तो उनको लगा कि कंटेंट काफी अच्छा हो गया, तो क्यों ना इसको हम एक कोर्स के फॉर्म में सभी के लिए ओपन कर दें। सो दे हैव क्रिएटेड दिस ओपन कोर्सवेयर कॉन्सेप्ट। अब यहाँ कोर्स कंटेंट आपको मिल गया, पर यहाँ वी डोंट हैव प्रोविजन ऑफ एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन। तो जब एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेशन इसमें इंक्लूड किया तो ये ओपन कोर्सवेयर बन गया, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। करेक्ट। So basically we have two types of MOOCs. One is C MOOCs and another is X MOOC. तो C MOOC जो है वो कनेक्टिविज्म के कॉन्सेप्ट पे डेवलप हुआ था 2008 में। डाउन्स और सीमंस ने इनको स्टार्ट किया था, उन्होंने एक लेक्चर लिया था कनेक्टिविज्म के ऊपर और नाम किसी और ने दिया था, ओके, MOOC इसका। सो वो उसमें हम ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। तो एक ये कॉन्सेप्ट पे स्टार्ट हुआ था कनेक्टिविज्म के कॉन्सेप्ट पे, जिसमें कि लाखों लोगों को उन्होंने जोड़ा था और पढ़ाया था। तो वो C MOOC का कॉन्सेप्ट था। बट C MOOC का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे कि क्यों ज्यादा यूजफुल नहीं रहा, जो कि एक एडवांस लर्निंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, और हमें X MOOC की तरफ आना पड़ा जो कि एक्सटेंडेड MOOC कैटेगरी में आता है। और हम जिस MOOC की हम बात करते हैं वो X MOOC ही होता है, जो हम स्वयं पे डेवलप करते हैं या कहीं और भी देखते हैं, जिसमें जो बेसिकली हम उस MOOC को कुछ नहीं कर रहे हैं, जो हमारी क्लासरूम टीचिंग है उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया है इंटरनेट के ऊपर। तो सब कुछ वही रहेगा, पर आपका फिजिकल क्लासरूम में ना होकर वो सारी एक्टिविटी, आपकी जो भी टीचिंग एक्टिविटी होंगी और लर्निंग एक्टिविटी होंगी, वो साइबर स्पेस में होगी, डिजिटल स्पेस में होगी। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। क्लिक करके आ रहा है। तो आपका अगर एक पेपर कवर करने के लिए आपको मान लीजिए 60 घंटे की जरूरत है, 4 क्रेडिट का अगर एक पेपर है, उसी को हम कन्वर्ट करेंगे, वही आपके लेक्चर होंगे जो आप क्लासरूम में देते हैं, उन्हीं को हम वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे,
फायदा क्या होगा कि जब आप वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं तो रिडंडेंसी आपकी आप अवॉइड कर लेते हैं। जैसे एक अगर क्लासरूम में अगर 1 घंटे में अगर आपको एक पर्टिकुलर एक कोई कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे हैं तो अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो आप उसको 30 मिनट में कवर कर पाएंगे। सो एक ये फायदा है क्योंकि क्लासरूम में आपकी इंटरेक्टिविटी होगी, क्वेश्चन आंसर्स भी काफी सारे होंगे। यहाँ पर चूंकि आपका जो वीडियो है वन वे मीडियम है, सो इंटरेक्टिविटी विल नॉट बी देयर इन वीडियो। तो हम इसीलिए वीडियो में हम कंप्रेस करके अपने कंटेंट को आधे घंटे में कवर कर सकते हैं उसी जो भी स्लाइड्स दिखा रहा है हमारे मान लीजिए 40 क्लासेस होते हैं एक पर्टिकुलर पेपर को कवर करने के लिए, सो वी कैन क्रिएट 40 वीडियो मॉड्यूल्स ऑफ 30 मिनट्स फॉर 4 क्रेडिट MOOC। सो दिस इज वन कंपोनेंट ऑफ MOOC और इसको हम क्वाड्रेंट 1 बोल सकते हैं, करेक्ट। अब क्लासरूम टीचिंग में हमारे पास बहुत सारे हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं। हम नए नए टर्म्स कोई आते हैं या पुराने टर्म्स यूज हुए हैं तो उसको हम दोबारा भी समझाते हैं। फिर हम उनको कुछ असाइनमेंट भी देते हैं, वो अपने कर लाते हैं, फिर हम उनको चेक भी करते हैं, है ना। और असाइनमेंट का कुछ हम उसमें वेटेज भी देते हैं। तो ये सारी चीजें हम करते हैं क्लासरूम टीचिंग में, करेक्ट। और मैंने क्या बोला कि हम इसको क्लासरूम टीचिंग को इंटरनेट पे ले जा रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है, थ्रू MOOCs। तो अभी एक हमने लेक्चर पार्ट जो आपने ब्लैक बोर्ड के सामने जो आपका था होना था क्लासरूम में या ग्रीन बोर्ड के सामने या थ्रू प्रोजेक्टर जो भी हो सकता था, आपने दिया, उसको हमने वीडियो रिकॉर्ड करके उसका लेक्चर रिकॉर्ड करके उसका वीडियो कंपोनेंट क्रिएट कर लिया। तो आपका जो लेक्चर पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आपके पास इसमें और भी क्वाड्रेंट आ जाते हैं जो आप असाइनमेंट देते हैं, क्वेश्चन आंसर जो बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप आंसर करते हैं। तो आपको मालूम है कि बच्चों की कॉमन क्यूरीज क्या होंगी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके, तो वो आप FAQ के फॉर्म में एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल के फॉर्म में क्रिएट कर देते हैं और उसको हम एक क्वाड्रेंट 2 में डाल देते हैं। इसी तरह से ग्लॉसरी आइटम क्या हो सकते हैं आपके लेक्चर के, उनको हम बता देते हैं क्योंकि देयर इज नो इंटरेक्टिविटी इन योर वीडियो, करेक्ट। देन हम फिर उसका लेक्चर नोट क्रिएट कर देते हैं, एकेडमिक स्क्रिप्ट क्रिएट कर देते हैं। सपोज अगर कोई बच्चा है जो विजुअल लर्नर नहीं है, जो पढ़ के ही समझना चाहता है, तो उस तरह के स्टूडेंट के लिए हमारे पास रीडिंग मटेरियल भी उपलब्ध है इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर नोट और एकेडमिक स्क्रिप्ट। सो इस तरह से हम समरी, ऑब्जेक्टिव, ये सारे डिफरेंट टेक्स्ट फाइल क्रिएट करके क्वाड्रेंट 2 में डाल देते हैं। तो उसके बाद क्वाड्रेंट 3 में हमें डिस्कशन भी करना होता है बच्चों के साथ, तो डिस्कशन फोरम होता है, हम वहां पर उनकी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं, बच्चे आपस में भी रिजॉल्व कर सकते हैं, हम उनको मॉनिटर कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वाड्रेंट 3। और क्वाड्रेंट 4 हमारा होता है असेसमेंट पार्ट, जो हम असाइनमेंट दे रहे हैं, असेस कर रहे हैं उनकी लर्निंग को, कि अब जो हम पढ़ा रहे हैं, हमारा जो इंस्ट्रक्शन है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं कोर्स के, वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, दैट वी नीड टू चेक। सो ये सारी चीजें, ये हो जाता है MOOC का स्ट्रक्चर, है ना। और इस तरह से हम 40 वीडियोस हम बनाते हैं 30 मिनट्स के, 4 क्रेडिट का अगर हमारा कोई पेपर है, और हर एक मॉड्यूल उसको वीकली हम अपलोड करेंगे। एक वीक में 4 मॉड्यूल्स, वीडियो मॉड्यूल्स अपलोड करेंगे स्वयं वेबसाइट पर। उसके साथ हर एक मॉड्यूल के साथ हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल होगा, देन क्विजेस होंगे, MCQs होंगे और डिस्कशन फोरम हमारा होगा, है ना। और वीकेंड पर आप चाहें तो बेसिकली मैंडेटरी है कि 3 से 4 एटलीस्ट आप लाइव सेशन भी लें, क्योंकि बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज होंगी जो आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे थ्रू आपके जो टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है या वीडियो है या दूसरे जो क्वाड्रेंट है उसके थ्रू, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के थ्रू। तो आप थर्ड क्वाड्रेंट जो आपका डिस्कशन और लाइव सेशन है उसके थ्रू आप रिजॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने कुछ नहीं किया, हमने पूरी क्लासरूम टीचिंग को उठा के ऑनलाइन स्पेस पर डाल दिया है और इसको नाम दे दिया है MOOC। तो MOOC कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर आप सोचेंगे तो बहुत ही सिंपल है। वही चीज है जो हम क्लासरूम में कर रहे हैं, वही हम MOOC में कर रहे हैं। सो इसको मैं फॉर्मली ना बताते हुए इनफॉर्मली आपको MOOC समझा दिया है कि क्या होता है। MOOC में क्लैरिटी हो गई आपको। जब आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया तो आप प्रॉक्टेड एग्जाम NTA के थ्रू हो सकता है, या आपने जो UGC स्वयं रेगुलेशन 2021 अडॉप्ट कर लिया यूनिवर्सिटी ने, तो आपकी यूनिवर्सिटी भी उसको एग्जामिनेशन करा सकती है।
उसके बारे में अगर होगा तो मेरे ख्याल से किरण मैडम को आइडिया होगा कि मैडम क्या हमने अडॉप्ट कर लिया है रेगुलेशन, यूजीसी रेगुलेशन? Yes, sir. We have adopted, and on this session I was going Actually, it's very difficult to make out anything from your side, मैम, क्योंकि आपके उसमें एको बहुत ज्यादा है. हाँ. Sir, we have adopted the ओके अडॉप्ट हो गया है. and on this session onwards we will be implementing it. तो आप नोडल ऑफिसर आप ही हैं? नोडल ऑफिसर आप ही हैं. तो अभी तक आप लोगों ने एग्जाम करवाया है किसी उसका? पहली बार अभी हम लोगों ने यूजीसी रेगुलेशन संबंध 2 महीने हुआ है. अभी हम लोगों ने यूजीसी रेगुलेशन अडॉप्ट किया है. तो ठीक है, अभी उसका आपने Transition onwards most probably the role model next students and the teaching price for the exam in the next session most probably maybe not. ठीक, ग्रेट. तो ये बहुत ही अच्छा है. अगर बुक अडॉप्ट कर लिया यूनिवर्सिटी ने तो बहुत ही अच्छा है ये, क्योंकि आपको जो एनएपी 2020 बेस्ड जो सिलेबस है, सीबीसीएस सिलेबस है, तो उसमें बहुत सारे इलेक्टिव और अच्छा मैडम आपके बहुत एको है तो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं. एनीवे, तो अभी डिस्कस किया मूक के फॉर्मेट पे बात करी. तो इसको मैं दोबारा एक बार और समराइज कर दूंगा जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाए मूक का क्या स्ट्रक्चर होता है. और सबसे अच्छा ये होगा, मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको मूक के स्ट्रक्चर को, वर्कफ्लो को समझना है तो आप स्वयं के पोर्टल पर जाइए और किसी कोर्स में एनरोल हो जाइए. देन यू विल अंडरस्टैंड दिस वर्कफ्लो वेरी वेल. ओके, सो जैसे कि अभी डिस्कस किया कि हम मूक को ब्लेंड भी कर सकते हैं अपने जो ट्रेडिशनल जो हमारा ये फॉर्मल जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें थ्रू यूजीसी स्वयं रेगुलेशन, और इसको हम ब्लेंडेड वे में यूज कर सकते हैं. और अगर आप चाहे तो जो नए लर्निंग कॉन्सेप्ट है या क्लासरूम सेटिंग है, जैसे फ्लिप्ड क्लासरूम सेटिंग है, उसको भी यूज कर सकते हैं. तो अभी जब आप ब्लेंड करेंगे इसको तब मैं बताऊंगा कि कैसे यूजफुल होगा आपका ब्लेंडिंग, कैसे यूज होगी. क्योंकि मान लीजिए किरण मैडम की एक पर्टिकुलर पेपर, जैसे आप बीए हिंदी का ले लेते हैं, एक पर्टिकुलर पेपर आप चाहें, जैसे आपके पास वो पेपर है मूक पर, तो आप सारे के सारे बच्चों को एनरोल करा दीजिए. तो आपके कोई रेगुलर क्लासरूम नहीं रहेगा, है ना, उस पर्टिकुलर पेपर के लिए. वो सारा का सारा वो उस पेपर को, जो भी एक पेपर हो सकता है, 5 पेपर या 6 पेपर में से किसी सेमेस्टर के, 4 पेपर में से, कोर में से, तो वो या आपके इलेक्टिव भी हो सकता है. कोई भी पेपर आप असाइन कर देंगे. पहले तो आपको अपने जो बोर्ड ऑफ स्टडी से या एकेडमिक काउंसिल से उनको अप्रूव कराना पड़ेगा कि कौन कौन से पेपर हमारे लिए यूजफुल है, और उसकी लिस्ट पब्लिश करनी पड़ेगी. सो दैट इज वन थिंग. और उसके बाद फिर बच्चों को एनरोल करा लीजिए आप. और उसके बाद बच्चे जब रेगुलर आपकी टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग नहीं होगी, तब आप फ्लिप्ड वे में इसको यूज कर सकते हैं उनको, कि वो पढ़कर आएंगे. देन उसमें बेसिकली मेंटर भी होगा उसके साथ साथ उस कोर्स का, जो उसका टीचर है पर्टिकुलर, जो उसको पढ़ाएगा, तो वो मेंटर होगा बेसिकली उन बच्चों के लिए. तो वो उस समय आप बेसिकली आपने पढ़ा है, हम फ्लिप कर देंगे कि आप क्लासरूम में हम होमवर्क करेंगे और होमवर्क के समय आप पढ़ाई करेंगे घर पर. ठीक है, तो घर पर आप पढ़कर आइए, आपके मॉड्यूल जो है मूक मॉड्यूल पढ़कर आइए, और उसको हम एसिमुलेट करेंगे उस नॉलेज को डिस्कशन के थ्रू कि कहाँ गैप्स रह गए हैं अंडरस्टैंडिंग में बच्चों की, और सब लोग मिलके एक पीयर बेस्ड लर्निंग जो हम क्रिएट करेंगे, उसमें हम एक बेहतर तरीके से उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे. तो ये काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट होगा अगर आप करेंगे इसको तो. So this is the beauty of MOOC basically. So now you can see here we have a huge academic database of OERs developed by Government of India or Ministry of Education. First we have basically SWAYAM online courses on SWAYAM portal. This is the basically web link of that particular course.
Then we have separate depository for UG and PG MOOCs on InflimNet website. Then we have different, basically we have 77 PG subjects under EPG Pathshala category. This is also basically hosted on InflimNet website. Then we have 87 UG subjects under e-content project of Ministry of Education or MHRD. And this can be accessed through CEC website. Then we have one more facility here, that is Swayamprabha DTS channels. So we have 40 Swayamprabha DTS channels. And for every subject, every discipline, we have a dedicated Swayamprabha channel. So that can also be used for teaching, blended kind of teaching and learning or classroom setting. So I will share these database with you. अगर कोई ग्रुप बना होगा तो उसमें हम शेयर कर देंगे. तो अगर आप चाहें तो इसको यूज करके भी अपनी क्लासरूम टीचिंग को इनहांस कर सकते हैं, एनरिच कर सकते हैं. ये सारा OER कैटेगरी में है. Okay, so let us try to discuss our education system. I think we are running short of time, so we can skip this. MOOC we have discussed. What is MOOC? कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे MOOC क्या है, अगर समझ में आया हो तो? प्रियंका मैडम, सौम्या जी और उनके अलावा सब छोटी लगेगी. MOOC क्या है, ये समझ में आया? हाँ, नहीं एक्सप्लेन करिए मुझे नहीं समझ में आया. जी सर, नमस्कार. मैं डॉक्टर सिंह, डॉक्टर प्रदीप सिंह. हाँ सर, डिपार्टमेंट जी पब्लिक हेल्थ से हूँ. MOOC अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. अगर हम देखें उसकी जो एब्रिविएशन है वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. मैसिव मतलब भारी संख्या में आप लोगों के साथ जोड़ सकते हैं. ओपन है, मतलब जनरली जो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है ओपन है तो ओपन है. ऑनलाइन है, एक कोर्स है. तो अब क्या हो गया कि जो हमारी ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स थे उसमें जब से ICT आया तो इन चीजों की जरूरत हुई. जैसे आप बता रहे थे कि हमारे एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट के बाद में वीडियो रिकॉर्ड करके MOOC पे रूप में कन्वर्ट किया गया. नाम किसी और ने दिया था. तो अब क्या हुआ कि ये एडाप्टिव हो गया, एक्सेसिबल हो गया, ठीक है, और डेमोक्रेटाइजेशन हो गया कि टीचर स्टूडेंट को नहीं पहचानता, स्टूडेंट टीचर को नहीं पहचानता. ठीक है, इंडिया में बहुत सारे इश्यूज रहते हैं तो वो सारे इश्यूज दरकिनार हो गए. आप बैठे हैं कलकत्ता में, मैं लखनऊ में हूँ. ठीक है, तो अब हमारा आपका आमना सामना नहीं है, किसी को सोचा नहीं किसी को क्या कॉपी है, क्या रोल नंबर है, क्या कास्ट, रिलीजन, जेंडर है. तो बहुत सारी चीजों को इसने मतलब करेक्ट भी किया है. लेकिन जो मुझे लगता है कि इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और पॉपुलेटेड इकोनॉमी है, इकोनॉमी में जितने भी आरटीटी चैनल्स हैं, MOOC है, वहाँ के बहुत सारे डिफरेंट चैनल है, जितना भी है वो अपनी अभी उस लेवल नहीं बन पाए हैं. मैं आपको एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहूंगा. प्रोफेसर यूवी किरण जो हमारे यूनिवर्सिटी की MOOC स्वयं की कोऑर्डिनेटर है, तो मैंने शेयर किया था. जैसे आपका कहना था कि बेबी स्टेप्स के रूप में CBC पेपर के रूप में जो भी अवेलेबल पेपर है वो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं. जब मैंने सर्च किया सर तो डिफरेंट दिक्कतें क्या आ रही है. कहीं UG का कोर्स है और हमें जो चलाना है PG का चलाना है, कहीं PG का है UG में चलाना है. PG का डिफरेंस है सर, ठीक है, ड्यूरेशन का डिफरेंस है. हमारे एडमिशन स्टार्ट होते हैं अगस्त में और MOOC स्वयं सब स्टार्ट हो जाते हैं जुलाई या कुछ तो जून में स्टार्ट हो जाते हैं. IIT वगैरह चलाते हैं. क्योंकि आप एक्सपर्ट है, ठीक है. तो मेरी पीड़ा भी है और निवेदन भी, दोनों चीजें हैं. क्योंकि हम यूनिवर्सिटी सिस्टम में जुड़े हैं, बच्चों से सीधे जुड़े हैं. हमें चाहते हैं
गवर्नमेंट भी चाहती है कि फिजिकल बर्डन थोड़ा कम हो, एक असिस्टेंट प्रोफेसर कम हो अगर एक पेपर चला गया तो नहीं तो वो सारी चीजें सर क्या लेने दीजिए, मेरी बात नहीं कर दीजिए। तो गवर्नमेंट भी फिजिकल बर्डन भी घटाना चाहती है, तो उन सबको देखते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपकी इंडिया की है जिसको इम्प्लीमेंट करने की जल्दी है, अगर वो थोड़ा सा ध्यान रखे। क्रेडिट सिस्टम बहुत अनऑड और इवन है सर, ठीक है, कोई 6.5 क्रेडिट है, कोई 8 क्रेडिट है, कोई 7 क्रेडिट है, ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें इस क्लैरिटी चाहिए कि हमें क्या इम्प्लीमेंट करना है, क्या वो कोर्स अवेलेबल है, क्या वो कोर्स हिंदी और मल्टी लैंग्वेज है, मतलब जैसे इंडिया मल्टी लैंग्वेज है सर, उड़ीसा में तो इंग्लिश और उड़िया चलेगी और यूपी में हिंदी और इंग्लिश चलेगा, ठीक है सर, बंगाल में बंगाली और इंग्लिश चलेगी। तो मेरे कहने का सही शायद आप समझ पा रहे हो, तो गवर्नमेंट को ये प्रमोट करने की आवश्यकता है कि अगर वो कोर्स इंग्लिश में है तो एक मराठी वर्जन भी हो, एक बंगाली वर्जन भी हो, ताकि वो सारे बच्चे जुड़ पाए, उसका लाभ उठा पाए। सादर प्रणाम सर, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स आपने रखे हैं और मिनिस्ट्री और यूजीसी प्रोएक्टिवली इस पे काम भी कर रही है। जैसे आपने बताया कि हम पीजी में करना चाहते हैं तो वो यूजी का रहता है, यूजी में करना चाहते हैं तो पीजी का रहता है, करेक्ट। तो इसके लिए सब्जेक्ट मैपिंग पे काम हो रही है और उसमें एक कोर्स कहाँ कहाँ कैटर कर सकता है वो सारी की सारी चीजें उसमें इनकॉर्पोरेट हम कर रहे हैं और उस तरह का नोटिफिकेशन कोर्स के ऊपर रहेगा कोर्स पेज पर कि ये एक पर्टिकुलर पेपर कहाँ कहाँ फिट इन हो सकता है। सो वो एक्सरसाइज पिछले बार यूजीसी ने कंप्लीट कर ली है और वो शेयर भी कर दी है और अभी जो जनवरी से कोर्स हो रहे हैं उनमें वो आपको दिखाई देगी और अगर नहीं होती है तो उसमें पूरा सिलेबस होता है मूक में, कौन कौन से कोर्स कंटेंट पूरा उसमें डिस्प्ले होता है। तो आपकी जो बोर्ड ऑफ स्टडी है वो देखे, उसको रिव्यू कर ले कि क्या ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपके पेपर से। अगर हो रहा है तो यू कैन ऑफर, कई यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही है और एग्जाम भी करा रही है अगर उनको मैच होता हुआ लग रहा है। दूसरा आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रदीप सर, कंसर्न है रादर कि हमारा जो स्टार्ट होता है सेशन वो अगस्त में होता है, जुलाई की जगह। तब तक हमारा काफी कुछ हमारे जो कोर्स होते हैं वो जुलाई से स्टार्ट हो जाते हैं, तो एक बड़ा कंसर्न है और ये आपका नहीं, कई यूनिवर्सिटीज में ऐसा है कि थोड़ा सा लेट चलता है और ये मूव थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें लिमिटेशन क्या है कि इसमें पूरा ऑनलाइन मोड में होता है तो उसमें एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करना है, आपका जो आईए है उसको भी कैलकुलेट करना है, प्रॉक्टेड एग्जाम को कंडक्ट करके उन दोनों को मैच कराना है, तो काफी सारी चीजें होती है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी करते हैं। तो मेरे ख्याल से इस बारे में एक मध्य मार्ग हो सकता है कि थोड़ा सा कोर्स स्टार्ट थोड़ा सा लेट हो और आप भी थोड़ा जल्दी करें, है ना। सो दिस इज हाउ वी कैन एड्रेस दिस प्रॉब्लम। सो पर आपने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स रखे प्रदीप सर, आपने जो पॉइंट्स थे वो प्रैक्टिकल पॉइंट्स थे आपके और निश्चित ही उस पर काम चल रहा है और काफी सारी चीजों का समाधान हो चुका है और जो लैंग्वेज वाली पार्ट है उसके लिए भी जो एनपीटेल और आईआईटी मद्रास है, दे आर कमिंग अप विद द एआई बेस्ड ट्रांसलेशन सिस्टम enabled वीडियो मॉड्यूल्स। तो वीडियो मॉड्यूल के साथ ही वो ट्रांसलेशन फैसिलिटी उपलब्ध होगी और मिनिस्ट्री ने इसके पहले भी इस चीज को समझते हुए काफी लैंग्वेज में करीब 8 लैंग्वेज में मिनिमम जो भी कोर्सेस उनको ट्रांसलेट कराए हैं और मिनिस्ट्री ने एक और रिजोल्यूशन लिया था करीब 8-9 महीने पहले कि जितने भी कोर्स डेवलप हो रहे हैं 10% कोर्सेस रीजनल लैंग्वेजेस में या अदर इंडियन लैंग्वेजेस में होंगे। तो ये भी स्टार्ट हो गया है। जैसे मैं सीईसी को बिलोंग करता हूँ, नेशनल कोऑर्डिनेटर को, स्वयं में 10 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, 2 स्कूल एजुकेशन के लिए और 8 हायर एजुकेशन के लिए। तो सीईसी इज वन ऑफ देम। तो हम लोग यूजी पीजी कोर्सेज, नॉन इंजीनियरिंग के कोर्सेज डेवलप करते हैं। तो अभी हम ही लोगों ने कम से कम 30 से ज्यादा कोर्स डेवलप किए हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में और उसके पहले हमारे जितने भी कोर्स डेवलप हुए थे उनको अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट और डब किया हुआ है।
सो वो आपको मिलेगा उसमें जब आप मूक कोर्स में जाएंगे तो उसमें ऑप्शन उपलब्ध होगा। तो पर मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि ये मूक की जो कॉन्सेप्ट है वो तो समझ में आ गया है, और उसका स्ट्रक्चर और वर्क फ्लो आप लोग को समझ में आ गया है कि अगर आप डेवलप करना चाहें मूक तो कैसे डेवलप करेंगे। एक वो हमारा मेरे ख्याल से एक हमारा उद्देश्य भी है आज के सेमिनार का। तो वो भी हम देखते हैं कि प्रपोजल कैसे ड्राफ्ट करना है, क्वाड्रेंट कैसे कैसे है, और क्या क्या मटेरियल आपको डेवलप करना है। तो मेरे ख्याल से समय कम है तो हम आगे बढ़ते हैं। मूक के बारे में क्लैरिटी हो गई है क्या है। हम उस डेटा में नहीं जाएंगे। हम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स अंडर मूक। क्वाड्रेंट 1 में हम वीडियो डेवलप करते हैं। क्वाड्रेंट 2 में नॉर्मली हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल डेवलप करते हैं, जो मैंने डिस्कस किया, एकेडमिक स्क्रिप्ट, लेक्चर नोट्स, ग्लॉसरी, एफएक्यूज, समरी, ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ थिंग हो जाएगा। क्वाड्रेंट 3 में हम डिस्कशन और इंटरेक्शन करते हैं। डिस्कशन फोरम होते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं वीकेंड पर, वो हम करते हैं। और क्वाड्रेंट 4 में हम अपने एमसीक्यूज और असाइनमेंट रखते हैं, जिससे कि हम लर्निंग को टेस्ट कर सकें। तो ये 4 क्वाड्रेंट में हमें अपना मूक कंटेंट क्रिएट करना होता है, और वो प्रपोजल में हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये डेवलप होते हैं। सो जो स्टेप्स होते हैं, 7 स्टेप्स में हम मूक को डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि हमें प्रपोजल, जो कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीरिक्विजिट फॉर डेवलपिंग एनी मूक, दैट इज टू कम अप विद द प्रपोजल। तो प्रपोजल क्या होगा वो हम देख लेते हैं। प्रपोजल जब आपने सबमिट कर दिया और एक्सेप्ट हो गया तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा एक सूटेबल इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल को। तो वो मॉडल क्या हो सकता है, थोड़ा सा हम ट्राई करेंगे देखने का। देन आपको सारी आपकी इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी, और आपको स्क्रिप्ट, एकेडमिक स्क्रिप्ट या स्टोरी बोर्ड या स्क्रिप्ट, वीडियो स्क्रिप्ट लिखनी होगी। उसके साथ साथ फिर आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो मैंने डिस्कस किए उनको डेवलप करना होगा साथ ही साथ, या बाद में कर सकते हैं। देन ये सब डेवलप करने के बाद यू नीड टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग योर कंटेंट, वीडियो कंटेंट। उसके लिए EMRC की हेल्प ले सकते हैं। अगर EMRC नहीं है तो कुछ ऑथरिंग टूल्स हैं, उनकी हेल्प से आप डेवलप कर सकते हैं। वो भी हम डिस्कशन देखेंगे अगर हो पाया उस पर। आफ्टर डेवलपिंग ऑल द मूक कंटेंट्स, मूक मॉड्यूल्स विद all the quadrants, so we need to review all the quadrants, all the MOOC modules and content. We need to validate them. अगर उसमें कोई करेक्शंस आता है तो उसको करेक्ट करते हैं, फिर अपलोडिंग MOOC पोर्टल पे स्टार्ट होती है। जब आपका ये अपलोडिंग स्टार्ट होती है तो वीकली प्लान के हिसाब से एक एक कंटेंट हम ओपन करते हैं स्वयं वेबसाइट पर एज पर वीकली प्लान, जो कि स्टूडेंट के लिए एक्सेसिबल होगा। और जब वो 10 वीक्स या 12 वीक्स 4 क्रेडिट के लिए कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद उनका एग्जाम होगा। एग्जाम NTA कर सकता है या NPTEL कर सकता है इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर सकती है अगर उसने स्वयं UGC स्वयं रेगुलेशन अडॉप्ट कर लिया है। और उसके बाद उनके क्रेडिट अवार्ड हो जाएंगे, अपार में अपार ID के साथ मैप हो जाएंगे, ABC के साथ मैप हो जाएंगे, और आपका जो मार्कशीट बनेगी यूनिवर्सिटी की उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। सो ये बेसिकली वर्कफ्लो है मूक का। और सबसे पहले मेरे ख्याल से आप लोग देखना चाहेंगे कि प्रपोजल का फॉर्मेट क्या होगा, प्रपोजल कैसे सबमिट करना है, ठीक है। तो हम ये सारी चीजें डिस्कस करने की जगह प्रपोजल पे ही चले जाते हैं। So this is visible to you? जी सर, विजिबल सर। यस सर। तो ये एक प्रपोजल का सिंपल फॉर्मेट है। First you need to write the title of your MOOC,
Suppose this is film appreciation and knowledge stream you आपको define करना पड़ेगा, arts का है. Then subject media and communication हो सकता है. Then degree program, किस degree program का part है ये paper? तो BA Honors Journalism semester 5th का part हो सकता है. Core subject है. Credit involved है नहीं है वो आपको specify करना पड़ेगा. देन आपको कोर्स कोऑर्डिनेटर, आप अगर ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं तो आप कोर्स कोऑर्डिनेटर होंगे और आपका इंस्टीट्यूट जहां से आप एफिलिएटेड हैं वो होस्ट इंस्टीट्यूट होगा इस कोर्स के लिए. करेक्ट. तो अपना नाम लिखिए, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है वैसे. तो ये सारी चीजें आप भर सकते हैं. एम्प्लॉयमेंट, एफिलिएटिंग इंस्टीट्यूट, आपका किस इंस्टीट्यूट से आप हैं उसका नाम आ जाएगा, उसकी नेक रेटिंग क्या है, ग्रेडिंग क्या है वो आप लिख दीजिएगा. आपके इंस्टीट्यूट का नाम जो ऑफर कर रहा है ये वाला कोर्स, और बेसिकली आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आपके पास डेवलपमेंट फैसिलिटी है कि नहीं है मूव को. अगर है तो आप बता दीजिए कौन सा है. उसके बाद आपका जो होस्ट इंस्टीट्यूट है, जो कोर्स को बेसिकली जो सर्टिफिकेट पे साइन होंगे वो आपके होस्ट इंस्टीट्यूट के होंगे और नेशनल कोऑर्डिनेटर के साइन होंगे जो सर्टिफिकेट इशू होगा स्टूडेंट का. तो उस केस में आपको पहले जब आप ये प्रपोजल सबमिट कर रहे हैं, प्रपोजल बनाने के बाद आपको कंसेंट लेटर लेना पड़ेगा आपकी यूनिवर्सिटी से. उसका एक फॉर्मेट है, वो कंसेंट देते हैं कि क्रेडिट ट्रांसफर में पूरा सपोर्ट करेंगे वो, है ना, और सर्टिफिकेट इशू करने में करेंगे. दिस इज बेसिकली ऑब्लिगेटरी एंड दिस इज इनकम्बेंट अपॉन द यूनिवर्सिटी टू इशू द सर्टिफिकेट आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ द कोर्स. करेक्ट. तो ये एक कंसेंट लेटर आपके होस्ट यूनिवर्सिटी को या इंस्टीट्यूट को देना होगा. सो ये बेसिक चीजें हैं. देन आप फिर प्रॉपर जो उसका जो डिटेल्ड प्रपोजल में आ जाएंगे तो वही कोर्स टाइटल, सब्जेक्ट, कोर्स कैटेगरी यू नीड टू फिल ऑल. देन यू नीड टू डिस्क्राइब योर कोर्स, हाउ मेनी यूनिट्स यू आर गोइंग टू कवर इन दिस कोर्स. सो दिस विल बी अलाइंड विद द CBCS सिलेबस. सपोज CBCS सिलेबस में मान लीजिए एक पेपर में 4 या 5 यूनिट है, तो वही यूनिट आप नॉर्मली इसमें कवर करेंगे. इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कोर्स को आपने. फिर आप बता सकते हैं कि ये कोर्स कहाँ कहाँ पर है. जैसे आपने CBCS से लिया तब तो आपको पता लगी गया कि ये तो स्टैंडर्ड सिलेबस लिया गया है, पर ये आप अगर बता सकें कि ये कोर्स किन किन यूनिवर्सिटीज में चल रहा है या ये पेपर किन किन यूनिवर्सिटीज में यूजफुल हो सकता है तो और भी अच्छा होगा. देन यू नीड टू राइट द ड्यूरेशन ऑफ योर कोर्स. जैसे 10 वीक्स मैंने लिखा है और मैंने जैसा आपको बताया था कि एक मूक अगर 4 क्रेडिट का अगर आप डेवलप करना चाहते हो और एक क्रेडिट के लिए 15 आवर्स का टीचिंग टाइम रिक्वायर्ड है, टीचिंग लर्निंग टाइम वी कैन से. तो 4 क्रेडिट के लिए 60 आवर्स नॉर्मली टीचिंग टाइम रिक्वायर्ड होता है. ठीक है. तो ये हम 10 वीक्स में कवर करेंगे यहाँ पर. और जैसे कि अभी एक सर से बात हुई थी, उन्होंने बताया भी था कि एक प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा सेशन अगस्त में स्टार्ट होता है या फरवरी में स्टार्ट होता है, तब तक की कोर्स स्टार्ट हो जाता है. तो चूंकि 10 वीक है, तब जब तक हमारा कोर्स स्टार्ट, जब हमारा सेशन स्टार्ट होता है तब तक कोर्स आधा कंप्लीट हो चुका होता है कोर्स. तो वो एक है, थोड़ा सा एक मिसमैच है. इसके लिए बस यही कहूंगा कि थोड़ा सेशन अपना आप एडवांस करिए, टाइम पर करिए, क्योंकि एकेडमिक सेशन तो जुलाई से ही होता है ना. तो वो कर सकते हैं. और अपने अगर ये कंसर्न है तो आगे निवेदन भी किया जा सकता है कि थोड़ा सा कोर्स थोड़ा सा बाद में स्टार्ट हो. ठीक है. इसी तरह से आपको कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि मैंने जुलाई 15 को हो रहा है या 20 को, 21 को जुलाई को हो रहा है, तो वो हम यहाँ डाल सकते हैं. और एंड कब हो रहा है, कितने क्रेडिट इन्वॉल्व है हम वो बता सकते हैं. वीकली प्लान क्या होगा कोर्स का वो हमें डिफाइन करना होगा. उसके लिए एनेक्सर 1 हम देखते हैं. देन you need to give rationale of your course, why this course is important, and after going through this course what students are going to achieve. तो वो हमें रैशनलाइज करना पड़ता है अपने कोर्स को, तो वो हम रैशनलाइज कर सकते हैं. देन वी कैन राइट आवर कोर्स ऑब्जेक्टिव्स. After completing this course, the student will be able to learn these things as per unit or course content. So this is basically useful for outcome-based education as per NAP 2020. Then you need to create introductory video of your course so that you can attract a student to
get registered in your course. अगर आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो अच्छा होगा, मार्केटिंग अच्छी होगी तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे एनरोल होंगे। उसलिए आपको एक इंट्रोडक्टरी वीडियो अपने कोर्स का 2 या 3 मिनट का, 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक का आप बना सकते हैं। इसमें आप कोर्स के मेजर फीचर्स बताएंगे, आप बताएंगे क्यों उनको ये कोर्स लेना चाहिए और उसके क्या क्या फायदे होंगे और क्या क्या इस कोर्स में उनको सीखने मिलेगा। इस तरह की बातें आप अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बता सकते हैं। प्रीरिक्विजिट आप बता सकते हैं क्या है इस कोर्स को लेकर, कि अगर आप पीजी लेवल का कोर्स कर रहे हैं तो यूजी होना चाहिए, या आप बता सकते हैं अगर थर्ड ईयर का है तो सेकंड ईयर तक कंप्लीट कर लेना चाहिए। इस तरह से आपके प्रीरिक्विजिट हो सकते हैं। होस्ट इंस्टीट्यूट मैंने बताया जो कोर्स ऑफर कर रहा है, जैसे कि अगर एक कोर्स PVAU के थ्रू हो रहा है और किरण मैडम एक कोर्स अगर ऑफर कर रही है तो होस्ट यूनिवर्सिटी आपका PVAU होगा। Then along with you may be having so many other subject matter experts, तो उनके नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वीडियोस कितने होंगे आपके, अगर 4 क्रेडिट का मैंने बताया तो 40 वीडियो लेक्चर्स होंगे ऑफ 30 मिनट्स, तो ये आपका 20 आवर्स वन क्वाड्रेंट में कवर हो गया आपका। जो हम 60 मिनिमम 60 आवर्स 4 क्रेडिट के लिए जो रिक्वायरमेंट हम उसको देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर आपने 30 मिनट्स के 40 वीडियो मॉड्यूल्स बनाए हैं उस पर्टिकुलर पेपर को कवर करने के लिए, तो आपने 120 मिनट्स का वीडियो कंटेंट बना दिया है, विच कम्स अराउंड 20 आवर्स ऑफ वीडियो कंटेंट। तो 20 आवर्स आपने इधर कवर कर लिए। देन क्वाड्रेंट 2 में आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल दे रहा है, काफी सारा टेक्स्ट मटेरियल दे रहा है, उसको पढ़ने के लिए 20 आवर्स फिर से लगेंगे बच्चों को, हम ये मान सकते हैं। ठीक है, तो 40 आवर्स ये हो गए। तो क्वाड्रेंट 3 में हमारे पास डिस्कशन के लिए काफी स्कोप था, रेफरेंसेस हम देंगे, केस स्टडीज देंगे, ई बुक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, वो क्वाड्रेंट 2 में भी रहेंगी, क्वाड्रेंट 3 में भी रहेंगे। मेनली डिस्कशन, अगर हम ये मानते हैं कि 15 मिनट डिस्कशन फोरम पे बच्चा देता है तो 10 आवर्स ये यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, 40 मॉड्यूल्स के हिसाब से। देन क्वाड्रेंट 4 में उनको MCQ और असाइनमेंट कंप्लीट करने पड़ेंगे, तो 20 आवर्स ये हो जाते हैं सारे असाइनमेंट 40 मॉड्यूल्स के कंप्लीट करने के लिए, एंड वीकली असाइनमेंट ऑल्सो। इस तरह से इन सबको आप क्लब करेंगे तो टोटल आपका जो आ जाएगा 80 आवर्स का आपका एंगेजमेंट टाइम आ जाता है, जो कि 60 आवर्स से भी ज्यादा है ना, मूक में अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो। आप इतना कंप्रेस कर रहे हैं कि आप 10 वीक्स में ही 80 आवर्स कवर कर पाएंगे। ये एक एडवांटेज है टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन का। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा प्रपोजल का फॉर्मेट, सो दैट यू कैन प्रिपेयर योर प्रपोजल फॉर द मूव, है ना। अब एक चीज बहुत जरूरी है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने देखा कि आप टॉपिक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इससे कि रिपीट ना हो टॉपिक। आप ये देखेंगे कि ये टॉपिक किसी और ने तो नहीं बनाया, तो आप स्वयं .gov.in पे जाइए और वहां पर सर्च करिए जिस टॉपिक पे आपको बनाना है। अगर आपको उस टॉपिक से संबंधित मूक्स नहीं दिख रहे हैं तो आप उस पर अपना प्रपोजल डेवलप करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट इज वन कंडीशन यू नीड टू फॉलो। उसके बाद जब आपने बेसिकली ये कंप्लीट हो गया तो आप असेसमेंट प्लान बनाएंगे। ये 40-60 का पहले था, अब 30-70 का हो गया। 30% आपका इंटरनल असेसमेंट के थ्रू होगा और 70% आपका प्रॉक्टर्ड एग्जाम के थ्रू होगा, और दोनों में पासिंग मार्क्स जो रहेंगे 40% रहेंगे। करेक्ट। और इंटरनल असेसमेंट अगर आप स्वयं जो एग्जामिनेशन अगर आपके यूनिवर्सिटी में हो रहा है तो उसके लिए 75% आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, जो भी इंटरनल असेसमेंट मूव पर दिए जा रहे हैं। करेक्ट। And then accordingly you need to basically mention your grading scheme in this proposal. Then this is how you can create your weekly. You can create your weekly plan. Week 1, I am going to basically offer these video modules along with teaching learning material. और सारे वीडियो मॉड्यूल्स के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, क्या क्या कंटेंट कवरेज होगा, ये हमें एक्सप्लेन करना होगा। जो एनेक्सर 1 है हमारा वीकली
जो मूक प्लान है। तो वीक 1 में हमने 4 वीडियो हम ऑफर करने जा रहे हैं जो अपलोड होंगे और ओपन होंगे स्टूडेंट के लिए। उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, कोर्स कंटेंट क्या होगा, इस तरह से मैं सारे वीक्स का इस तरीके से यहाँ पर 10 वीक्स का, तो 10 वीक्स को हमें एक्सप्लेन करना होगा। सो दिस इज ऑल। और उसके बाद आपको एनेक्सर 2 में आपको जो कोर्स कोऑर्डिनेटर है उनका रिज्यूमे आपको भर के भेजना होगा, अपने बारे में बताना होगा। और इंस्ट्रक्टर अगर आपने इंक्लूड करे हैं तो उनका भी बायोडाटा आपको इसमें डालना होगा। छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, टीचिंग एक्सपीरियंस के बारे में आप बता सकते हैं। So this is all about how to basically prepare a proposal and submit. और प्रपोजल सबमिट करने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि डिफरेंट नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं और नॉर्मली आप यूजीसी के लिए यूजीसी कोर्सेज के लिए कर रहे हैं तो यूजीसी भी इनवाइट करता है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट। और उसी तरह से सीईसी भी अपनी ऑफरिंग देता है एज पर द अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो जो रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से अलग अलग नेशनल कोऑर्डिनेटर्स अपनी रिक्वायरमेंट अपनी वेबसाइट पे नोटिफाई करते हैं। आप स्वयं वेबसाइट को देखते रहिए और आपके पास नोटिफिकेशन वैसे सर्कुलेट होते हुए आते भी रहेंगे। अभी पीएम गति शक्ति के ऊपर मूक के प्रपोजल मांगे गए हैं यूजीसी के द्वारा। आप चाहें तो उसमें भी इस तरह का अपना इस फॉर्मेट में अपना प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं। So now coming back to my original PPT slide. So we have seen how to prepare a MOOC proposal. Is there any confusion in this? Or you will be able to prepare it? आप लोग समझ में आ गया है कैसे इसको बना सकते हैं? ओके प्रदीप सर, थैंक यू। सो अगर आपको जब आप इसको बना रहे हैं तो कुछ नोटिफिकेशन और गाइडलाइंस है उनको आप जरूर रेफर कर सकते हैं। वो भी मैं शेयर कर दूंगा आपको कि मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस क्या है, यूजीसी गजट नोटिफिकेशन क्या है। ये चीजें आपको जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स बिफोर हैंड। अच्छा, अभी कितना टाइम है मैडम हमारे पास? टाइम इज ओवर आई थिंक। हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है, इसको वाइंड अप करते हैं तब। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सर। कभी और अगर मौका लगेगा तो आगे सर अब ऑफलाइन करेंगे। अब आई थिंक पीपल आर शोइंग इंटरेस्ट, देन वी विल बी डूइंग इट ऑफलाइन। ऑफलाइन में अच्छा रहेगा क्योंकि ऑफरिंग टूल्स को डेमोन्स्ट्रेट करना है, देन डिफरेंट बेसिकली इंस्ट्रक्शनल डिजाइन मॉडल के बारे में डिस्कस करना, तो वो इंटरेक्टिविटी रहती है तब मजा आता है। तो अभी आइस ब्रेकिंग हो गया है। मूक प्रपोजल कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर क्या है, वर्क फ्लो क्या है, इसके बारे में क्लैरिटी हो गई है। अब जब आपका ये स्टेप आप कंप्लीट कर लेंगे तो डेवलपमेंट स्टेज के लिए 1-to-1 अगर हम करेंगे तो मोर रिवार्डिंग। Very true, very true. So we'll do that. We'll do that. Thank you. Yes. बहुत धन्यवाद रक्षक सर। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका स्वास्थ्य भी बहुत साथ नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं सर्दी जुकाम का बहुत असर है और फिर भी आपने असुविधा के बाद भी आपने हमें इतना समय दिया और ये गागर में सागर जैसा हमारे लिए सत्र साबित हुआ। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत कुछ जानने सीखने को मिला है। और जैसा मैं देख पा रहा हूँ शायद हमारे वीसी सर हमसे जुड़ गए हैं। मैम अभी सर जुड़े नहीं है, क्वेश्चन आंसर ले लेना। ओके ठीक है जी मैम। तो वैसे तो तमाम जो तो हमारे प्रतिभागी थे वो साथ में सर से इंटरेक्शन करते चल रहे थे और जो उनकी जिज्ञासाएं रख रहे थे। मगर जैसा कि मैम ने कहा है कि अब हमारे पास अभी भी थोड़ा समय है, तो अगर हमारे जितने भी प्रतिभागी हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त सत्र में, अगर उनकी अभी भी कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो जो सर से पूछ सकते हैं, पूछना चाहें तो उनका स्वागत है। किसी के भी कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो।
सर एक क्वेश्चन मेरी है, एक क्लैरिफिकेशन मुझे चाहिए था कि मैक्सिमम जितने कोर्सेस हैं वी वर सीइंग दैट मोस्ट ऑफ देम आर ईदर 3 क्रेडिट कोर्स और 5 क्रेडिट कोर्स, 4 क्रेडिट कोर्सेस बड़ी कम है सर। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? इसका रीजन क्या है, सीबीसीएस में जो है ना 5 क्रेडिट इसीलिए किए गए हैं जी कि उसमें उन्होंने 2 तरह की रिक्वायरमेंट है कि अगर आप क्लासरूम टीचिंग के लिए 4 क्रेडिट हो गए और असाइनमेंट के लिए उन्होंने 1 क्रेडिट असाइन किया था, और अगर आप प्रैक्टिकल भी इंक्लूड कर रहे हैं तो फिर 2+ हो जाते थे, तो 6 क्रेडिट हो जाते थे। तो सर जब हम लोग 5 क्रेडिट कोर्स लेंगे तो वी विल बी काउंटिंग इट एज 4 क्रेडिट और 5 क्रेडिट देन? वो आपका डिसीजन होता है मैम, ओके ओके, आपका डिसीजन हो सकता है कि आप अगर आपका कितना वेटेज है, अगर आप 1 क्रेडिट बढ़ जाएगा क्योंकि उसमें असाइनमेंट वाला पार्ट भी कवर हो रहा है। जी 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 जी। वो आप अपने वो ले सकते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी आप ले तो सकते सर हैं। एक्चुअली सर कोर्स कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए कि आपका अगर 4 क्रेडिट की रिक्वायरमेंट 3 क्रेडिट का कोर्स है, दैट शुड नॉट बी देयर। अगर एडिशनल चीज है तो वो तो आपके लिए राइट सर, राइट। वैल्यू एडेड है। तो हम लोग के कोशिश करेंगे 5 क्रेडिट कोर्सेज ले ले तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। लेस तो कम तो नहीं होना चाहिए, और कम है then you have to compensate, means since you are using some other course of other course coordinator, correct? उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कुछ नहीं होगा, देन यू हैव टू ब्लेंड इट विद योर क्लासरूम टीचिंग, या जो आपका जो मेंटर है कोर्स, जो आपका कोर्स के मेंटर को असाइन किया, फिर उनको अलग से क्लास लेनी पड़ेगी, तो वो भी इतना अच्छा आइडिया मुझे लगता नहीं होगा। Okay, 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 okay. Right. So I request anybody else if there are any questions or queries, you please clarify. वैसे सर कोई मीटिंग में थे, बस ज्वाइन करने के बाद। जी सर, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मूक्स के आउटकम्स को लेकर के क्या कोई लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च हुई है या उसके कुछ आउटकम्स आए हैं? हाँ हो रही हैं सर, टोटल थीसिस काफी इसमें कई लोग रिसर्च कर रहे हैं और उनको अवार्ड भी हुई है पीएचडी। तो आउटकम को लेके यहाँ भी और बाहर भी काफी सारा लिटरेचर रिव्यू अगर आप करेंगे तो बहुत सारी स्टडी मिलेगी, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी हुई है जिसमें कि कंपेयर किया है कि आपका क्लासरूम टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग और थ्रू मूव, तो उसके काफी सारे हैं। और जैसा कि अभी पहले जो सर थे उन्होंने कई सारे, जैसे एक सोशल आइसोलेशन की बात करी कि हम एक दूसरे को पहचानते नहीं है, सोशल टुगेदरनेस की बात करी कि हम नहीं पहचान पाते हैं, तो वो वाले एस्पेक्ट कुछ निकल कर आए हैं। ड्रॉप आउट्स हाई हैं, तो एडवांटेज भी हैं, एडवांटेज ज्यादा दिखते हैं और डिसएडवांटेजेस कम है। थैंक यू सर। तो जैसे कि अभी ये वाली स्लाइड आप देखेंगे तो उन्हीं चीजों को एड्रेस करने की कोशिश की है, वो आगे हम कभी डिस्कस करेंगे। आप बता सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। कि वो बेसिकली ये जो स्लाइड है, इन्हीं जो आपने जो बताया ना रिसर्च बेस्ड ही है कि क्या कमी थी और हम उसको कैसे पेडागोजी की जगह एंड्रोगोजी और यूटियोगोजी कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करना है डेवलपमेंट। थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा जब 1-to-1 हम बात करेंगे, तो दिल्ली में नौकरी भी लग गई है, विषयों पे बात कर पाएंगे। उसमें हुई मुख्य सर ज्वाइन कर लीजिए बस, ओके। नेशनल हाँ सर, मीट व्हाट्सएप में मीटअप पे तुरंत फिर से भेजिए सर। सर आपकी व्हाट्सएप में ही भेजा हुआ है। सर नमस्कार सर। हाँ, एक क्वेश्चन है। मैं डॉक्टर आदित्य अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हूँ। हाँ जी, हाँ सर, जैसे आज के डेट में बहुत सारे एलएलएम्स मार्केट में अवेलेबल हैं और दे आर जनरेटिंग अ वंडरफुल स्क्रिप्ट। जो स्वयं का जो फॉर्मेट आपने बताया, तो उसमें वो मतलब इवन बहुत अच्छा कंटेंट जनरेट कर दे रहे हैं। उसमें सर हम उसमें जो हमारे लोकल कोऑर्डिनेटर्स हैं या जो स्वयं कमेटी है, कैसे डिसाइड करती है कि ये प्रपोजल ऑथेंटिसिटी प्रपोजल की राइट है या? और सर यदि मैं यूज करूँ ऑथेंटिकेशन टूल्स की, सपोज फ्लैग टूल्स की, टर्निटिन हो, ऑथेंटिकेट हो, तो ये सब हेलुसिनेट कर रहे हैं आज की डेट में। जितने भी रिसर्च पेपर्स हैं, इवन स्प्रिंजर ने भी अभी लेटेस्ट रिपोर्ट दिया है। तो यस सर, यही था कि ये जो तो कंटेंट की जेन्युइनिटी हम कैसे चेक करें? आपने एक तरीका दिखाया कि यू कैन यूज
will use those softwares to check whether they are AI generated or not. सिमिलैरिटी रिपोर्ट और AI डिटेक्शन रिपोर्ट दोनों रिपोर्ट आपको मिलेंगी। बहुत अच्छा कंटेंट चैट जीपीटी और ये काफी सारे AI टूल्स हैं जो जनरेट कर सकते हैं। आपकी बात सही है, पर आपको उसको ना AI वो आपका नहीं होना चाहिए, आपका होना चाहिए। अगर आप यूज उसको कंटेंट को पर्सनलाइज करिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बेसिक वर्क की तरह आप उसको ले सकते हैं कि नाउ यू गॉट सम बेसिक वर्क. Suppose you have some research scholar with you and he has created some content, basic content. No, you need to find it. And you need to make it your own. So that thing you can do. बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझे उम्मीद है कि हमारे सारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनकी जिज्ञासाओं का समाधान सर ने किया होगा और उनके सवालों के जवाब उन्हें मिले होंगे। अब मैं हम सबके मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे आज के सेमिनार के संरक्षक प्रोफेसर राज मित्तल सर, कुलपति बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु सविनय निवेदन करता हूँ कि सर आप अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करें। वीसी सर। सर आपका माइक सर और माइक ऑन सर। थैंक यू सर। Good afternoon to you all, and I'm very happy that today this digital education and Swayam courses, this workshop has been organized. This is the need of the hour. We all know that Bharat today is passing through a very transformative era in which digitalization has become the critical point, and our economy is very fastly being digitalized. And this process of digitalization, I think if it is properly embedded in education, then the National Education Policy 2020 target of having 50% gross enrollment ratio by 2035, I think would be achievable. Presently, it is somewhere around 28%, so a big difference between 50 and 28% is there. It can only be possible through digital education. And secondly, when we are in the age of knowledge economy, then we all know that the changes are taking place at a very fast speed. And in this fastly changing world, we have to update ourselves very frequently. That only can be possible through digital education, whereby the contents are available, the courses are available as and when required by the learner. And also that after the coming of this artificial intelligence, very frequently the job profile and other things are going to change. And in this changing scenario, I think one has to update oneself, reskill oneself, and that again is only feasible through this digital education and MOOCs courses. Another one of the very important consideration or factor in NEP 2020 is how to enhance the access to education, how to have quality education, how to have affordable education, and how to have accountability into the system. So these 5 pillars, which are the backbone of this NEP 2020, can only be possible if education, this conventional education is, you can say, blended with this online and this digital education platforms. And Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University, which also talks about equity, harmony, and other social justice related issues,
that democratization and providing quality education to every section of society, even to the remotest part of the country, that only can be feasible through digital education and the related platform. So I believe that no educational institution or no individual can afford to miss this opportunity and the available platforms to update oneself, and therefore all institutions, they have to build up their capacity in digital education and how to blend it with the mainstream education. That is a real challenge, and I believe that through this workshop and more such type of awareness, this would be very much feasible. I again congratulate Professor U.V. Kiran and the team for taking this initiative, and I believe that the students of Babasaheb Bhimrao Ambedkar University will enroll themselves in the MOOCs courses. The faculty will come forward to develop skill-based and the relevant courses which fulfills the needs of the student and the society. In this way, I believe that we will be able to provide quality education and able to create inclusive society, which is the need of the hour. And then only we will be able to attain and contribute towards making Bharat a Viksit Bharat by 2047. And Babasaheb Bhimrao Ambedkar University will do whatever possible to expedite this process. I am thankful to the guest speaker and the participants to this workshop. My best wishes to you and thank you very much. Thanks all. बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार सर, आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमारे लिए समय निकाला और अपने प्रेरणादायी वचनों से हमें हमेशा की तरह प्रेरित किया, और इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि आगे भी हमें आपका इसी तरह से नेतृत्व प्राप्त होता रहेगा और हम नित नए आयामों की ओर अग्रसर होंगे। मैं अब सत्र के अंत में डॉक्टर गोपाल सिंह सर, डायरेक्टर EMMRC मीडिया सेंटर BBAU को धन्यवाद ज्ञापन हेतु आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर गोपाल सर। To be given the chance to propose vote of thanks. First of all, I thank and express our gratitude on behalf of Swansea and AMRC BBAU to our Honorable Vice Chancellor sir for his unabated support, and he has been always a source of inspiration for all our academic ventures. I also express my sincere thanks to Dr. Rakshak Jain for his enlightening lecture, which has been and will be quite beneficial for the persons involved with the MOOCs programs and also who are wishing to make proposals for the same. I also thank everyone who are directly or indirectly associated and have been instrumental in the successful conduction of this one-day seminar. Once again, I thank you all for being with us, and special thanks to all the participants for whom this lecture has been organized, and they have been able and they have spared time to participate in this, and I hope all the participants are benefited from this lecture. Once again, I thank all. Thank you very much. धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। और आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया जो इस सत्र में जुड़े। डॉक्टर रक्षक सर का विशेष धन्यवाद। और ये हमारी श्रृंखला है जिसे हमने प्रारंभ किया है। हमें उम्मीद है हम आगे भी
इसी तरह के सत्र आयोजित करते रहेंगे, आपसे जुड़ेंगे और अन्य विषयों पर भी इसी तरह से हम विशेषज्ञों को बुलाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। हम फरवरी में स्वयं सेल किरण मैम के साथ 1-2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने का विचार कर रहे हैं। उस पर हमारा पूरा विचार चल रहा है, प्लानिंग चल रही है और वो हम ऑफलाइन मोड में करेंगे। हमें उम्मीद है उसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आज जुड़े हैं, जो आज नहीं जुड़ पाए किसी कारणवश। हमें खेद है इस बात का कि जो किसी तकनीकी वजह से हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, वो भी उन कार्यशाला में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे रूबरू हो सकते हैं, अपने ज्ञान की अभिवृद्धि कर सकते हैं। तो इन्हीं उम्मीद और आशाओं के साथ हम आप सबसे अभी के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you all the participants.